Dear students, Namaste. Today we start remaining problem of exercise 1.3 and miscellaneous exercise of chapter 1. मैंने आपको क्वेश्चन 9 और एक दो क्वेश्चन और थे जो होमवर्क के लिए दिए थे. बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई दिया है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं भी आपको इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से करवा रहा हूँ. तो देखते हैं. दे रखा है फंक्शन हेयर एफ आर पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनाइट. आर पॉजिटिव किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स. और इसका कोड डोमेन क्या है? -5 से लेकर जैसे -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक नंबर का कलेक्शन. गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5. तो दे रखा है कि इसको इनवर्टिबल प्रूव करना है और जो एफ इनवर्स वाई क्या निकलेगा वो बताना है. तो फॉरवर्ड वन के लिए वही प्रोसेस जैसे हम करते हैं. लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. x1 x2 कहाँ से आते हैं? डोमेन से. तो ये हो जाएगा 9x1 स्क्वेयर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वेयर प्लस 6x2 माइनस 5. -5 से -5 कैंसिल आउट. सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. 9x1 स्क्वेयर माइनस 9x2 स्क्वेयर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0. ऐसा इसलिए लिखा है कि कॉमन लेने में आसानी रहेगी. तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक साथ लिख दिया x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर प्लस 6 इनमें से कॉमन लिया तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. 9. अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को क्या लिखा जा सकता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. ओवरऑल देखें तो x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा? 9 इंटू x1 प्लस x2. मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 9 का, तो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0. अब देखेंगे x1 माइनस x2 के मल्टीप्लाई में जो फैक्टर वो कभी भी 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि x1 और x2 तो आर पॉजिटिव मेरा मतलब पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन है और उसके साथ 6 ऐड और हो रहा है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा. तो इसका मतलब इम्प्लाई 0 कौन होगा? x1 माइनस x2. तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. तो x1 इज इक्वल टू x2. लेके चले थे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 और लेकर आ गए x1 इज इक्वल टू x2. तो क्या हो जाएगा? f इज 1 1. ऑन टू के लिए भाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड डोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. जहाँ सारा का सारा x कहाँ से आ रहा है? आर प्लस में से. अब इसको सॉल्व कर लेना है. मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है. आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, हमें x इज इक्वल टू लेके आ जाना है. वही आपका इन्वर्स होगा. ये ऑन टू का जो रिजल्ट होता है वही तो इन्वर्स होता है. तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचना चाहिए और राइट में क्या पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ y आ जाना चाहिए. और फिर देख लेंगे कि क्या y के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज आ रही है या नहीं आ रही है. अगर आती है तो ऑन टू होगा, नहीं आती है तो नहीं होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 9x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई प्लस 5. फिर वो क्वाड्रेटिक स्क्वेयर जो भी वो फार्मूला लगा के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला और x इज इक्वल टू वो सेम वही प्रोसेस. मैंने यहाँ पे सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया. दोनों ही छोटे होते हैं, वो और छोटा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला. तो y था राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट में ले आया. माइनस वाई होता तो माइनस एक साथ लिख दिया क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा. क्योंकि हमें x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के अंदर क्या लगाया जा सकता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो x इज इक्वल टू क्या? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो फार्मूला यूज कर लिया. फिर मैंने x इज इक्वल टू -6 प्लस 36 को बाहर लिया रूट से, तो 6 बन जाएगा ऑटोमेटिक. तो यहाँ 1 बच गया प्लस 5 प्लस वाई अपॉन 18. x 6 ओवरऑल बाहर आ रहा है तो बाहर ले लिया. -1 प्लस -1 रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18. तो हमने दोनों फैक्टर को अलग अलग लिख दिया है और 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिया. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3. अब देखो जो सेकंड वाला जो x का वैल्यू है वो
अगर y का कुछ y का वैल्यू क्या है, y अब देखो y कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन से, और कोडोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -5 से, तो -5 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट किस में आ रहा है, सेकंड जो इसका रिजल्ट है x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6/3, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। y का कोई प्रॉब्लम नहीं है, y -5 पुट करो चाहे -4 पुट करो, अंडर रूट तो पॉजिटिव आ रहा है, अंडर रूट तो डिफाइन है, लेकिन ओवरऑल क्या आ रहा है, x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और आप क्या करें, x क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव रियल नंबर्स तो लेना ही नहीं है, इसका मतलब सेकंड तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो ये तो इसके ये ऑन टू होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू x का वही वैलिड होगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6/3, इसके लिए क्या होगा, ऑन टू। अब इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, तो सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो अब क्या लिख सकते हैं, f इज इन्वर्टिबल एंड x क्या होता है भाई, f इनवर्स y होता है, या f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/8। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और CBSE में पूछा जा चुका है कई बार, तो आराम से इसको एक बार आप दोबारा देख सकते हैं कि 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक फंक्शन है x से y में इन्वर्टिबल है, प्रूव करना है कि जो इन्वर्स होता है वो इसके जो इन्वर्स है वो यूनिक होंगे। देखो किसी अगर कोई भी 1 1 ऑन टू फंक्शन हो उसका इन्वर्स यूनिक होता है, मतलब उसकी उस और किसी का हो नहीं सकता इमेज, ठीक है, एक मतलब हर एक का एक ही इन्वर्स होता है और वो यूनिक ही होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि भी एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो दोनों ऑटोमेटिक वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने अपनी तरफ से माना है कि लेट इट पॉसिबल G1 एंड G2 बी टू इन्वर्स ऑफ अप, मैंने क्या कह दिया कि अप के दो इन्वर्स मान लिए मैंने, G1 और G2। अब x से y में इन्वर्टिबल फंक्शन है तो G1 और G2 कहाँ से होंगे, y से x में उल्टा होगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो अप हो G इक्वल टू आइडेंटिटी एंड अप हो G1 इक्वल टू I एंड अप हो G2 इक्वल टू भी I। अब देखो ये y से y में बन रहा है, गोप तो डिफाइन करना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अप ओ जी फोक। तो अब देखते हैं, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, आप कह रहे हैं कि यूनिक इन्वर्स है, ठीक है, और आपने मान लिया कि दो इन्वर्स माने हैं आपने, आपको सो तो क्या करना है कि अप है यूनिक इन्वर्स और आपने माने क्या G1 और G2 कोई दो इन्वर्स, इसका मतलब अगर ये दो इन्वर्स माने, अगर आप कहते कि आपका यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब अगर हम सोचे तो G1 और G2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। ये अलग अलग इन्वर्स नहीं है, एक ही इन्वर्स है, हम मान रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट क्या लेके आ जाएंगे, दोनों इक्वल। तो देखते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y डोमेन से उठा लिया, ठीक है, क्योंकि अपो G1 y से y में ही होगा ना, अपो G2 भी y से y में होगा, तो दोनों को ऑपरेट कर दिया, आई बाई बीच में लिख लिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और y ऑपरेट किया इसके ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, f इसको G1 y आइडेंटिटी को गायब कर दिया, जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को उठाया बस, और f G2 y। अब देखो आप जानते हैं कि आपने बोल रखा है अब क्या इन्वर्टिबल, अब इन्वर्टिबल है, इसका मतलब कि अब 1 1 ऑन टू तो है ऑलरेडी, और अगर 1 1 है तो एफ x1 इज इक्वल टू f(x2) है तो x1 इज इक्वल टू x2 लिखा जा सकता है, तो इम्प्लाई G1 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2 y, तो इम्प्लाई G1 इज इक्वल टू G2। यही मैं कह रहा था कि आपने दो इन्वर्स माने थे, लेकिन वो दोनों के दोनों इन्वर्स क्या हो गए, एक, इसका मतलब कि जो भी इन्वर्स निकलेगा वो किसी भी फंक्शन का वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिक, ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स निकलेगा तो वन एंड ओनली वन ही होता है, यूनिक निकलता है, ठीक है। तो ये G1 और G2 आपने दो माने थे, लेट इट पॉसिबल यदि संभव हो तो आपने मान लिए, लेकिन आपने लास्ट में क्या देखा कि दोनों के आगे एक दूसरे के इक्वल, इसका मतलब ये अलग अलग नया हो गए एक ही है, मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ऑलवेज क्या होता है, यूनिक। बहुत आसान है, थोड़ा लैंग्वेज अच्छे से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेयर एफ 1 2 3 से ABC में है,
और गिवन बाई 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी। ठीक है, तो अब आपको प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि एफ इनवर्स का इनवर्स भी क्या आएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स भी क्या आएगा, एफ। तो एक बार देख लीजिए, पहले अगर इन्वर्टिबल की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं क्या वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि एफ इनवर्स भी निकालो और सो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ रहा है, एफ। तो देख लीजिए, अब मैंने मैपिंग दिखा रखी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट। तो ये क्या हो गया 1 1, और पूरा का पूरा दो सेकंड सेट है या को डोमेन पूरा का पूरा यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 है तो क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर देंगे भाई, डोमेन है वो को डोमेन, को डोमेन है वो डोमेन, तो उल्टा कर दिए A1 B2 C3। अब इस एफ इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो फिर वापस A1 को वापस उल्टा लिख दीजिए 1A 2B 3C, और ये जब ऊपर जाके रिजल्ट में देखेंगे तो यही तो था अपना एफ। तो लास्ट में क्या लिखा जा सकता है, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। बिल्कुल आसान है बस। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा डेफिनेशन का यूज़ किया है। क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स से वाई में इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो क्या करना है कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ। बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ही इसमें है और वो कुछ ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन में। तो दे रखा था कि सिंस एफ एक्स टू वाई बी इन्वर्टिबल फंक्शन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ इनवर्स में। मैं पहले जी लिखता था लेकिन इस बार डायरेक्ट एफ इनवर्स यूज किया है, क्योंकि मेरे को एफ इनवर्स का इनवर्स एफ दिखाना है ना, तो मैं पहले ही एफ इनवर्स लिख लेता हूँ। एफ इनवर्स वाई से एक्स में क्या होगा, सच दैट एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एफ ओ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो पता चल गया होगा आपको कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स से एक्स में होगा और एफ ओ एफ इनवर्स वाई से वाई में होगा। ठीक है, अब मैं नाउ वी कैन राइट उल्टा। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वो थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। राइट हैंड साइड वाला पहले लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला बाद में लिखा है। जैसे दो रिजल्ट थे ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई, तो मैं नीचे चेंज कर रहा हूँ कि एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता चाहिए था, आई वाई होना चाहिए था ना, यहाँ मैंने आई एक्स लिख दिया, तो आप थोड़ा सा सही कर लेना। एंड एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आई एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब आप खुद थोड़ा सा सोच के देखो, ऊपर वाले को मैंने चेंज क्यों किया है, आप वो फोग और गोफ वाली डेफिनेशन याद करो। ठीक है, तो आप कहते थे कि जी इन्वर्टिबल होगा यदि जी ओ एफ इज इक्वल टू आई या एफ ओ जी इक्वल टू आई। यहां पर जी रिप्लेस बाई एफ, मैंने क्वेश्चन को प्रूव करना उसके हिसाब से लैंग्वेज चेंज किए। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि जो एफ है वो जी की तरह ट्रीट कर रहा है, जो नीचे चेंज कर लिया मैं, नाउ वी कैन राइट, मैंने जानबूझ के चेंज किया कि क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज करके मैं इसको प्रूव कर दूँ यहीं से। तो इसका मतलब एफ इनवर्स तो एक फंक्शन मान लो और एफ ऑटोमेटिक क्या होगा उसका इनवर्स, ऐसा समझो ना। जी ओ एफ इज इक्वल टू आई होता है, तो जी की जगह तो क्या मान लो एफ, और वो जी ओ एफ होता है तो एफ की जगह यहाँ क्या मान लो एफ इनवर्स। तो जब आप देखेंगे कि वो डेफिनेशन के साथ जब इसको सेट करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन से जब लिखेंगे इसको, तो क्या लिखा जा सकता है कि एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। अरे भाई, अगर जी ओ एफ इज इक्वल टू आई होता था तो आप तुरंत कह देते थे कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचो, आप क्या लिखते थे, जी ओ एफ इज इक्वल टू आई, तब क्या लिखते थे, जी इज इनवर्स ऑफ एफ लिखते थे ना जी ओ एफ को। अब जी ओ एफ की जगह आप क्या सोच लो एक सेकंड के लिए कि एफ ओ एफ इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। इसका एफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू क्या, एफ। अरे भाई थोड़ा सा आया समझ, एक बार फिर देखो कि अगर जी ओ एफ इज इक्वल टू आई होता है तब आप क्या कहते हो कि जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स, या एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। जी ओ एफ की बात कर रहा हूँ मैं,
यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ हो गया ना ऑटोमेटिक, या एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स। एक बार दोनों डेफिनेशन को एक साथ लिखिए और जब आप कंपेयर करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। बस यही क्वेश्चन था, ये बस लैंग्वेज चेंज की थी थोड़ी सी बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है एफ आर से आर में गिवन एच एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। आपको निकालना क्या था, एफ ओ एफ एक्स। ये एम सी क्यू है तो बस कुछ नहीं था, इसको अप्लाई कर दिया, एफ एक्स लिख दिया, फिर एफ एक्स की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब ये एफ ब्रैकेट में इसको कैपिटल एक्स मान लो और जहाँ पे अप्लाई करना है उसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। जो 3 माइनस एक्स की जगह पुट कर दो वापस उसको कैपिटल एक्स को, तो कैपिटल एक्स का कैपिटल एक्स की पावर 1/3, और जब कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बस वही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसको हल करके नीचे सेट कर दीजिए बस। यहाँ पे फिर मुझे लग रहा है मैंने गलती की है, ये 3 नहीं लगेगा, ऊपर 3 की गलत लगा रखा है। 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर, नहीं सही है, बस एक ब्रैकेट नहीं लगा इसमें, सही है। एफ एक्स है ना, एक्स की वैल्यू पुट कर दी बस डायरेक्ट, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 का क्यूब, और इसका आगे एक ब्रैकेट और लगेगा, तो 3 से 3 कट गया, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एक ब्रैकेट और लगेगा इसमें, एक ब्रैकेट कम रह गया, तो 3 माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है और डिफाइंड ऐसे कर रखा है, तो वो कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकाल दो रेंज अप से, क्योंकि थोड़ा सा बाउंड तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो देखो बेटा, ऑन टू वाला डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो, वो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स होता है वही क्या होता है, इन्वर्स होता है, बस वो लिख दिया। इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आ गया 4y माइनस 4 माइनस 3y, एक्स ही क्या होता है, एफ इन्वर्स वाई। और जब आप जी ऑफ इज इक्वल टू आई होता है तो जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स होता है ना, तो वहाँ से जी वाई लिख दिया, वही है। जी एक्स भी लिख सकते हो इससे, लेकिन ये वाई में ही दे रखा है रिजल्ट, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिए कि इफ़ एफ आर से आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7/4 इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, राइट एफ इनवर्स एक्स। बस वही सेम प्रोसेस, एफ एक्स को y मानो और लेफ्ट में x आना चाहिए, उसको सेटिस्फाई कराते जाओ, और जब x इज इक्वल टू क्या 4y प्लस 7/2, देख लो क्या ये डिफाइन कर रहा है क्या y, क्या तो कर रहा है आर की, y क्या कोडोमेन आर कुछ भी वैल्यू पुट करो आर में ही आ रहा है, तो ये x y के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज आ रही है x के अंदर, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 7/2, तो बस हो गया, ये से निकलता है। हर क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनवर्स। अब हम बढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, एफ आर से आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। आपको प्रूव क्या करना है इसके अंदर, कि आपको ऐसे फंक्शन निकालना है जी आर से आर में सच दैट जी ओ आप इज इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब इनवर्स ही निकालना है ऑटोमेटिक, जी क्या इनवर्स हो गया ना ऑटोमेटिक, जब जी ओ आप इज इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई है, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, इनवर्स। तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए डायरेक्ट रिजल्ट, कि सीधा ऑन टू का आप निकाला था ना अभी, जैसे जी वाई निकाला था, वो जी वाई निकाल दीजिए और एफ ओ जी और जी ओ आपको आइडेंटिटी दिखा दीजिए, तो वो जी होगा वही क्या होगा आपका रिक्वायर्ड फंक्शन। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर या फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 10x प्लस 7 इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10। देख लो वाई के हर एलिमेंट या को डोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज आ रहा है किसमें, डोमेन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स हो गया। ये एक्स ही क्या आपका एफ इनवर्स वाई, या क्या बोल सकते हैं जी वाई। अरे एक्स क्या एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं जी वाई, तो जी वाई वाई माइनस 7/10, या जी एक्स भी लिख सकते हैं, आदत पड़ गई एक्स लिखने की इसलिए एक्स लिख देते हैं, दोनों ही सही है। अब आर से आर में है तो गोफ और फोक दोनों भी आर से आर में होंगे, तो अब जी एफ और अपो जी को आई दिखाना बाकी रह गया, वो और देख लेते हैं। तो जी एफ को एक्स पे ऑपरेट किया तो देखते हैं अभी,
जी एफ एक्स लिख दिया, इसको जी एफ एक्स का क्या था 10x+7। तो जी कैसे ऑपरेट करता है कि x में से उस x जो ब्रैकेट में होता है उसमें से -7 करके अपॉन 10 कर देता है, वही किया बस। तो 10x/10x आ गया। तो जी ऑफ एक्स एक्स तो जी ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। सिमिलरली एफ ओ जी के साथ x को ऑपरेट करते हैं। देखो एफ जी एक्स क्या कहता है, x को x-7/10 करता है, और f कैसे ऑपरेट करता है, फंक्शन कैसे अप्लाई करता है कि उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके +7 ऐड कर देता है बस। तो 10x-7/10 +7x, ये देखो। तो फाइनली हमें अपना जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो पता चला कि यही है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है बस। तो ये दिखाना था क्योंकि इसने लिख रखा था सच दैट, लिखी हुई थी कंडीशन, इसलिए दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 और 4 काफ़ी सीबीएसई में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और दोनों का थोड़े सा रिलैक्स माइंड से समझना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, थोड़े बड़े भी हैं और रिलैक्स माइंड से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दे रखा है कि एफ आर से आर एफ एक्स एक्स स्क्वायर -3x+2 क्या निकालना है, एफ एक्स, मतलब एफ ओ एफ ही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, एफ ओ एफ डिफाइन तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर -3x+2। अब एफ ब्रैकेट में जो एक्स कैपिटल एक्स मान लो इस पूरे को, तो कैपिटल जब इसके अप्लाई करेंगे तो कैपिटल एक्स स्क्वायर -3 कैपिटल x+2 और कैपिटल एक्स का वैल्यू पुट कर दो और बस कुछ नहीं है। होल स्क्वायर को खोल दिया है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो बस इसको लिख दिया और थोड़ा सा अरेंज करके लास्ट में रिजल्ट लिख दिया बस। बड़ा आसान है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एफ आर से आर एक गिवन एफ एक्स = x³ चेक करना है कि इंजेक्टिव है या नहीं है। तो इंजेक्टिव के लिए वही, इंजेक्टिव क्या होता है 1 1 वही, तो वही चेक करना है। लेट f(x1) = f(x2) फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो बस लिख दिया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया। a³ - b³ क्या होता है, a - b × a² + ab + b², बस वही लिखा है। तो याद रखना x1 + x1² + x1 x2 + x2² कभी भी 0 नहीं होगा। आप पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। सेट आर में कोई भी वैल्यू पुट कर दो और ये कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब 0 कौन है, x1 - x2 = 0, तो x1 = x2, सो f इज इंजेक्टिव। 6 7 8 देख लेना बेटा, आसान है, शायद अपनी पॉकेट से कुछ एग्जाम्पल पुट करने हैं 6 में और एग्जाम्पल देना है बस 6 7 और 8 तो और भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम के अंदर, फिर भी देख लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 और 4 कराता हूँ जो मोर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रिलैक्स माइंड से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आज का जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 2 और 4 ये 3 क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। दे रखा है एफ डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर यूनियन 0 या 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक। ऐसे डिफाइन करेगा कि fn = n-1, तो जब n इज ऑड n+1 होगा तो fn इज इवन। तो देखिए, तो हमें चेक करना है कि इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ f निकालना है। ठीक है, इन्वर्टिबल है या नहीं है, और है तो इन्वर्स ऑफ f भी निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, 1 1 और 2 प्रूव करना पड़ेगा इन्वर्टिबल के लिए। तो देखिए, मैंने दो n1 और n2 माने बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 भी मानते थे, यहाँ थोड़ा n में फॉर्मेट में दे रखा है तो n1 n2 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो यहाँ देखो 4 केस अराइज हो रहे हैं, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचो कि हो सकता है n1 और n2 दोनों क्या हो जाए, ओड हो जाए, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, इवन। दूसरा केस हो सकता है n1 ओड हो और n2 इवन हो। तीसरा केस हो सकता है n1 इवन हो और n2 ओड हो। चौथा केस, 4 केस बने और ये चारों केस आपको शो करने पड़ेंगे। अगर पेपर में आता है तो चारों केस आपको शो करने पड़ेंगे। थर्ड और फोर्थ एक जैसे होते हैं तो थर्ड के ब्रैकेट में वो सिमिलर करके लिख सकते हैं फोर्थ केस को, लेकिन यहाँ आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो अब बहुत आसान है, आप मतलब साथ साथ अगर कॉपी करते हैं, अगर अच्छे ढंग से लिखते भी जाएंगे, बिना अगर मतलब सीधा सीधा लिखते जाएंगे ना, एक लैंग्वेज को समझते हो, तो भी आप बिना टीचर के भी इस क्वेश्चन को
समझ सकते हो, अगर अच्छा लिखने वाला होना चाहिए, देखकर भी आदमी समझ सकता है, वही है। तो मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से कि अच्छे से बता दूं। तो देखिए, इफ़ N1 एंड N2 आर ओड, दोनों के दोनों ओड है तो ओड होगा तो Fn कैसे डिफाइन हो रहा है, ऊपर जाके देखो, n अगर ओड होता है तो क्या आएगा n-1, तो Fn1 क्या हो जाएगा n1-1 और Fn2 क्या n2-1। तो अब वही वहाँ मानते थे 1 1 के लिए लेट अप x1 इज इक्वल टू x2, लेके आ जाते थे x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ क्या लिखेंगे n1 इज इक्वल टू n2, तो लेट Fn1 इज इक्वल टू Fn2, वैल्यू पुट कर दिया, -1 से -1 कैंसिल आउट, n1 इज इक्वल टू n2। तो केस फर्स्ट के लिए क्या हो गया, फीच 1 1। ठीक है, दूसरा केस देखिए, हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो, इवन, दोनों के दोनों इवन हो तो Fn कैसे डिफाइन हो जाता है, n जब इवन होता है तो Fn इज इक्वल टू क्या है n+1, n+1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा Fn1 तो n1+1, Fn2 क्या होगा n2+1। अब वही लेट Fn1 इज इक्वल टू Fn2, टारगेट का n1 इज इक्वल टू n2, बस वो आ गया, देख लो। तो सो एफ इज 1 1, इस केस में भी एफ इज 1। केस थर्ड क्या है, मैंने n1 को ओड माना है, n2 को इवन, और देखो ओड है उसमें तो क्या कर रहा है, एक माइनस कर देता है, और इवन है उसमें एक प्लस कर रहा है, तो बस वही लिखा है Fn1 को क्या लिखा जाए n1-1, और Fn2 को क्या लिखा जा सकता है n2+1। मैं बेटा यहाँ पे अल्टरनेटिव डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज मेरे को सॉर्ट करना है। आप वही कर सकते हो, लेट F1 इज इक्वल टू Fn2, वैसे करोगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैं इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ कि इससे एकदम छोटा हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड डेफिनेशन जो बताई थी मैंने 1 1 के अंदर, आपको याद करो, एक तो थी लेट Fx1 इज इक्वल टू Fx2, तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और दूसरा क्या था x1 नॉट इक्वल टू x2, तो इम्प्लाइज दैट Fx1 इज नॉट इक्वल टू Fx2। यहाँ क्या यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि n1 और n2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक ऑर्डर एक क्या है इवन, तो जब ऑपरेट करेंगे तो Fn1 और Fn2 भी कभी एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होंगे। देखो क्योंकि अपने नेचर ही ऐसी है, देखो एक में -1 किया और एक में +1 किया, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो एफ इज, सो देयरफॉर एफ इज 1 1 1। और केस 4 है वो बनाओ नहीं तो इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, सिमिलर इफ n1 इज इवन एंड n2 इज ओड, वो भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने दिखा दिया यहाँ पे क्योंकि आसान था। इवन में क्या करता है +1 करता है, और ओड में क्या कर सकता है, करता है -1। तो देख यहाँ पर भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि n1 नॉट इक्वल टू n2 है, तो अल्टरनेटिव डेफिनेशन यूज़ किया मैंने, तो देयरफॉर एफ इज 1 1। अब इन चारों केस से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ इज 1 1 फ्रॉम दी अबव केसेज, एफ इज 1 1।